हाय गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक CSIR नेट DBT ICMR जैसे सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सेंटर डोग्मा की। ये किसने दिया था? इन साइंटिस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक साइंटिस्ट थे क्रिक, जो कि वॉटसन और क्रिक जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो वाले। अब हम बात करेंगे सेंटर डोग्मा एक्चुअल में है क्या। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के बारे में बात कही गई है कि जैसे ही डीएनए के पास जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफ़र की जाती है। एक्चुअल में जो प्रोटीन होती है वो पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? डीएनए से आती है। तो जब डीएनए की कॉपी की जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, और वही हमें आज पढ़ना है। और जब डीएनए से इन्फॉर्मेशन को आरएनए में भेजा जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन में भेजा जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और आज हम लोगों को पढ़ना है रेप्लिकेशन। अब कभी कभी क्या होता है, देखो, आरएनए को एंशिएंट मॉलिक्यूल माना गया है, तो कभी ना कभी तो आरएनए को पहले डीएनए में बदला गया होगा, तभी तो डीएनए की इन्फॉर्मेशन आरएनए में भेजी जाती है। तो आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? टेमिन बाल्टीमोर। और जब ये टेमिन बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बताया, इसीलिए इस प्रोसेस को इन्होंने क्या बोल दिया? टेमिनिज्म। और जो एंजाइम इसमें काम करता है वो कौन होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब देखो, सेंट्रल डोग्मा पता चल गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती कहाँ पर एक्चुअल में। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो तो प्रॉपर नहीं होता, आपको मालूम है, तो कहाँ होती होगी? उसके प्रोटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स के पास उसका न्यूक्लियस होता है, इसलिए रेप्लिकेशन की प्रोसेस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होती है। अब आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। जो सेल साइकिल होती है उस सेल साइकिल के अपने अपने फेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो फेज होते हैं वो होते हैं इंटरवल फेज, क्रोमोसोमल फेज और डिवीजन फेज। तो रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है प्रोकैरियोट्स में? क्रोमोसोमल। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास होता है एस फेज में। एस फेज में उनका रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि यूकैरियोट के सेल साइकिल के पास दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। तो जो इंटरफेज होता है उसमें होता है G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें किस में होती है? एस फेज में। ये बात आप याद रखेंगे। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन की वो कहाँ पर होती है? एस फेज में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए कि डिफरेंस तो बहुत, वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, बहुत मिलती जुलती होती हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक का जो रेप्लिकेशन होता है वो जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट का डीएनए हमेशा अवेलेबल होता है, लेकिन यूकैरियोट का डीएनए हमेशा अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड रहता है, ठीक है, लिए इसमें टाइम भी लगता है इसमें। अब प्रोकैरियोट जो होती है उसमें सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है? जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और यूकैरियोट्स में कैसी होती है? मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। दोनों ही प्रोसेस कैसी होती हैं? बाई डायरेक्शनल, बात समझे। अब टर्मिनेशन की बात करेंगे तो जो टर्मिनेशन साइट होती है प्रोकैरियोट्स में वो कैसी होती है? सिंगल। लेकिन यूकैरियोट में कैसी होती है? मल्टीपल, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो एक से ज़्यादा राउंड में हो सकता है, मतलब एक साइकिल में, एक सेल साइकिल में एक से ज़्यादा बार रेप्लिकेशन हो सकता है। किसमें? प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में सॉरी, एक ही राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा पर साइकिल पे, ओके। अब प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? मोस्टली सर्कुलर। यूकैरियोट कैसे होते हैं? लीनियर। बात समझ में आ गई। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सेमी कंजर्वेशन। क्या है ये? कि जो डीएनए की बताया गया है कि जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? देखो ज़रा, तीन वर्ड समझो। क्या समझना है आपको? तीन वर्ड समझने हैं। क्या क्या? एक तो सेमी कंजर्वेटिव, एक होता है सिर्फ कंजर्वेटिव, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। बात समझे। तो सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझो, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए का, ये डीएनए है। अब इस डीएनए को जब हम
रेप्लिकेट करेंगे तो कॉपी करेंगे ना, तो पहले एक स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ये पेरेंटल स्ट्रैंड, पहला स्ट्रैंड ए, ये दूसरा स्ट्रैंड बी, तो ये स्ट्रैंड ए, ये स्ट्रैंड बी। अब जब नया बनेगा तो क्या होगा, ए तो पहले से था, जो नया बनेगा वो दूसरा आ गया, इसमें बी पहले से था, जो नया बना वो दूसरा आ गया। तो ये ए जो है वो तो पुराना है इसके पास पेरेंटल, इसमें भी बी पुराना है पेरेंटल, जो नया बना ये कोई स्ट्रैंड होगा और ये कोई स्ट्रैंड होगा। बात समझे ना। तो ये जो नया और पुराना कॉम्बिनेशन है, ये देखो एक पुराना है और एक नया स्ट्रैंड है ना, इसको बोलेंगे पेरेंटल और इसको बोलेंगे डॉटर स्ट्रैंड। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बोला गया है। इस प्रोसेस को बताने वाले प्रोकैरियोट में जिसने बताया था वो कौन थे? प्रोकैरियोट में किसने बताया था? प्रोकैरियोट में बताया था मिशेल्सन और स्टेल ने, और यूकैरियोट में किसने बताया था? जे हर्बर्ट ने। बात समझे। मिशेल्सन और स्टेल ने ये प्रोसेस बताने के लिए यूज़ किया था NH4Cl का मीडियम, ठीक है। और नाइट्रोजन जो थे वो दो तरीके के लिए थे, एक N14 और एक N15, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा बाद में करेंगे। अब ध्यान से सुनो, जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में ये जो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस थी वो किसने बताया था? जे हर्बर्ट ने। और इन्होंने किस पे काम किया था? मैमेलियन सेल पे काम किया था। और किसके थ्रू बताया? इन्होंने ब्रोमोडीऑक्सीयूरिडीन, जो कि थायमीन का एनालॉग है। थायमीन आप सब लोग जानते हैं, नाइट्रोजनस बेस है, उसका एनालॉग है कौन? ब्रोमोडीऑक्सीयूरिडीन। और इसी की हेल्प से इन्होंने बताया था। देखो ये डीएनए है, दो स्ट्रैंड अलग हुए होंगे इसके, एक ये वाला स्ट्रैंड रहा होगा और एक ये वाला स्ट्रैंड रहा होगा। तो इसके पास जो नया बना होगा वो ये, इसके पास जो नया बना होगा वो ये। तो पहले तो थायमीन था, अब जो नया होगा वो ब्रोमोडीऑक्सीयूरिडीन जुड़ गया। नया कौन सा जुड़ गया? ब्रोमोडीऑक्सीयूरिडीन। तो देखो थायमीन और ब्रोमोडीऑक्सी, थायमीन और ब्रोमोडीऑक्सी, तो थायमीन पेरेंटल है और ब्रोमोडीऑक्सी नया है। बात समझे ना। हाँ जी। अब अगला देखो, अब हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट मतलब जो डीएनए सिंथेसिस है उसके लिए क्या क्या चाहिए। डीएनए प्राइमर, सॉरी आरएनए प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर चाहिए। प्राइमर किस काम का होता है? प्राइमर का मतलब क्या होता है? जो शुरुआत करता है, जो शुरू में लगाया होता है उसको बोलते हैं प्राइमर। तो प्राइमर यहाँ पर कौन काम करता है? सॉरी आरएनए, ठीक है, आरएनए काम करता है। और कितना कितना होता है ये? 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है, ठीक है। डीएनए, हमको डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? डीएनए तो चाहिए चाहिए। क्या है? डीऑक्सी, जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए होते हैं वो सारे चाहिए, चारों के चारों चाहिए। आरएनए प्राइमर के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, चारों के चारों चाहिए। अगला कोफैक्टर कौन चाहिए भाई? कोफैक्टर चाहिए मैग्नीशियम। अब ये दोनों ही बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती हैं, जो यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में ये प्रोसेस जो रेप्लिकेशन की होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसे कौन बताता है? तो एक साइंटिस्ट थे जे केयर्न्स, इन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस के थ्रू, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है? रेडियो वेव्स डाली जाती हैं, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो जे केयर्न्स ने ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ये पता लगा लिया था कि जो प्रोसेस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। कैसे बताया था? इन्होंने एक चीज़ देखी, इन्होंने देखा कि देखो कुछ इस तरीके से, जैसे ये प्रोसेस हो रही है, मान लो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, तो इधर 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 ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा था, तो इनको पता चल गया कि हाँ भाई प्रोसेस इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। बात समझे। अगला देखो, अगला क्या है कि बाई डायरेक्शनल की जो प्रोसेस बताई गई थी वो ई कोलाई के कल्चर में बताई गई थी। और किसके थ्रू बताई गई थी? ये बताई गई थी जो थायमीन, जो कि ट्राइटियम लेबल्ड था। ट्राइटियम क्या होता है? हाइड्रोजन का रेडियो आइसोटोप होता है, समझे। हाँ जी। आगे देखो, अब देखो अगर प्रोसेस, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दें तुमको। देखो ये है डीएनए, मान लो एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा कैसा होगा आपको मालूम है? उल्टा होगा उसका, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अगर प्रोसेस चल रही है 3 to 5, प्रोसेस कैसी है? 3 to 5, तो जो प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ समझो। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर कुछ गलती हो गई तो उसको सही करना। तो प्रूफ रीडिंग हमेशा कैसी होगी? जैसे मान लो यहाँ न्यूक्लियोटाइड 3 to 5 चल रहे हैं, ठीक। नॉर्मली जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है मैं आपको बता देती हूँ, वो होती है 5 to 3। कैसी होती है? 5 to 3। तो प्रूफ रीडिंग कैसी होगी? 3 to 5। प्रूफ रीडिंग कैसी होगी? 3 to 5। जैसे मान लेते हैं कि अगर डायरेक्शन यहाँ पर चल रही है, गलती हो गई, तो यहीं से तो कट करके पीछे आया जाएगा, 3 to 5 रेप्लिकेशन प्रूफ रीडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 3 to 5 हो जाए तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कैसी हो जाएगी? 5 to 3। जाहिर सी बात है उसके अपोजिट होने वाली है, ठीक है। तो इसमें जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस 5 to 3 होती है
और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3 to 5 होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस 3 to 5 हो और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 5 to 3 डायरेक्शन में होती है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो इसमें दोबारा रेप्लिकेशन का शुरू होना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन को शुरू कराने के लिए 3' OH की ज़रूरत होती है। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे, ठीक है। 3' OH, जो 3' OH होता है ये रिक्वायर्ड है किसके लिए? रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए। और ये प्रोवाइड कौन कराता है? ये प्रोवाइड कराता है RNA प्राइमर। किसको? DNA पॉलीमरेज को, ठीक है। और अगर ये 3' OH नहीं है तो DNA पॉलीमरेज अपना काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अब आगे देखो। अब यहीं पे मैंने एक चीज़ जोड़ दी है यहाँ पर कि देखो यहाँ पे बताती हूँ। ये स्ट्रैंड है DNA का, मतलब ये DNA है, अलग होंगे। एक स्ट्रैंड ये बनेगा, एक स्ट्रैंड ये बनेगा, ठीक। रुको, ऐसे नहीं समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं। ये DNA का स्ट्रैंड है, ये DNA है, पूरा DNA, ये पूरा DNA है। अब जब ये खुलेगा तो ये DNA कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये ऐसे, ये जब खुलेगा ना तो इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब इसमें एक ये डायरेक्शन होती है और एक ये डायरेक्शन होती है, बात समझे ना। अब इसमें होगा क्या कि एक जो स्ट्रैंड होगा वो कॉन्टिन्यूस बनेगा और एक जो स्ट्रैंड होगा वो कॉन्टिन्यूस ना बन के छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। एक जो स्ट्रैंड होगा, यहाँ देखो, एक जो स्ट्रैंड होगा वो तो कॉन्टिन्यूस बनेगा, लेकिन एक जो स्ट्रैंड होगा वो कैसे बनेगा? टुकड़ों में बनेगा। और ये जो टुकड़े होते हैं इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, बात समझे। और जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं जिस स्ट्रैंड में बनते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जहाँ पर कंटिन्यू काम होता है उसको बोल देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो अब इसी के बारे में बताया गया है कि ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में किसने बताया था? कुछ साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, रिजी एंड टुनेको। रिजी एंड टुनेको ने ओकाज़ाकी के बारे में बताया था। टुनेको ओकाज़ाकी था, इसलिए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट नाम रख दिया। प्रोकैरियोट्स में जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं वो थोड़े से बड़े बनते हैं, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के, और यूकैरियोट्स में जो बनते हैं वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के बनते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखो, जो टेम्पलेट होता है और प्राइमर, टेम्पलेट और प्राइमर, जैसे कि मान लो ये है टेम्पलेट, ये है टेम्पलेट, ठीक। अब यहाँ पे हमको जोड़ना है प्राइमर और फिर कंटिन्यू काम होगा। तो जो टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन होता है, ये टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है किसको? RNA पॉलीमरेज को। मतलब RNA पॉलीमरेज को काम करने के लिए, अभी मैंने बताया कि RNA पॉलीमरेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? 3' OH चाहिए। और ये 3' OH कौन देता है? RNA प्राइमर देता है। तो टेम्पलेट प्राइमर का जो जंक्शन होता है वो किसको चाहिए? RNA पॉलीमरेज को। क्यों? क्योंकि वो काम शुरू करने के लिए एबल नहीं होता है, एक्सेप्ट वन पॉलीमरेज जिसका नाम होता है पॉल अल्फा, ठीक है। अब ये ऐसी कुछ मैंने केस लिख दिए हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो DNA होता है वो अपना काम खुद कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हेयर पिन लूप बना लेता है और इसका ये जो पोर्शन होता है प्राइमर की तरह काम करके आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, सेम कंडीशन इसमें भी है। इसमें बीच में कुछ एरिया छूटा है और यहाँ पर भी काम शुरू अपने आप हो सकता है इसको प्राइमर बना करके। 5' to 3' ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये प्राइमर की तरह काम करेगा और यहाँ 3 to 5 डायरेक्शन में काम होने लगेगा, या फिर इसको प्राइमर की तरह काम कर लेगा और यहाँ 5 to 3 डायरेक्शन में काम हो जाएगा। बात समझे? अब देखो आगे, यहाँ से शुरू करते। देखो अब रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए कौन चाहिए? इनिशिएटर प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सब कुछ शुरू हो गया है। इनिशिएटर प्रोटीन जो होती है वो कौन रिकॉग्नाइज करता है? मतलब क्या रिकॉग्नाइज करती है? ये रिकॉग्नाइज करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि कहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होनी है। ये कौन रिकॉग्नाइज करता है? इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती हैं। अब यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट के पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो कौन रिकॉग्नाइज करता है? DNA A प्रोटीन। कौन रिकॉग्नाइज करता है? DNA A। मतलब प्रोकैरियोट की इनिशिएटर प्रोटीन कौन है? DNA A। यूकैरियोट की इनिशिएटर प्रोटीन कौन है? ORC126। ORC126 मतलब ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स 126, ठीक है। अब इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है किसमें? प्रोकैरियोट में। उसके बारे में देखो थोड़ा सा। ई कोलाई के पास
इकोलाई प्रोकैरियोट है, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब इसमें जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको पूरा इस तरीके से देखो बताया गया है, एक सेकेंड, ये इस तरीके से यहाँ से ये जो पूरी चीज़ बताई गई ना, ये पूरा है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ये, ठीक है। इसमें देखो दो जगह हैं, एक है 9 मर रीजन और एक होता है 13 मर रीजन। ये जो 9 मर रीजन होता है वो कितनी बार रिपीट होता है? 5 टाइम्स। और जो 13 मर रीजन होता है वो कितनी बार रिपीट होता है? 3 टाइम। और ये पूरा जो एरिया है वो कितना होता है? 245 बेस पेयर का होता है। कितना होता है? 245 बेस पेयर का। और ये दोनों ही रिपीटेड रीजन होते हैं, इनको बोलते हैं इटेरॉन्स। और इटेरॉन्स किसको बोलते हैं याद रखना, रिपीटेड रीजन को इटेरॉन बोलते हैं। बात समझे? आगे देखो, डीएनए ए जो है, डीएनए ए कौन है? प्रोकैरियोट की इनिशिएटर प्रोटीन है, याद रखेंगे। इसके पास 2 डीएनए बाइंडिंग डोमेन होते हैं। कौन कौन से? एक डोमेन 1 जो कि 9 मर एलिमेंट से बाइंड होता है। किससे बाइंड होता है? 9 मर एलिमेंट से बाइंड होता है। 9 मर एलिमेंट से बाइंड होता है। बात समझे? इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर लें थोड़ा। हाँ, अब देखो अब इजी है। तो पहला डोमेन किससे बाइंड होता है? 9 मर रीजन से। देखो दोनों ही एटीपी बाइंडिंग है, दोनों ही डोमेन जो है एटीपी बाइंडेड है। एक होता है 9 मर रीजन से बाइंड होने वाला, एक होता है 13 मर रीजन से बाइंड होने वाला। लेकिन याद आपको ये रखना है कि जो ओपनिंग होती है, जो डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन होता है, वो कौन से स्ट्रैंड में होता है? वो 13 मर रीजन से होता है, ठीक है। देखो, रिजल्टिंग डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन ओवर मोर देन 20 बेस पेयर विद इन 30 मर रिपीट्स रीजन। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? हेलिकेज की। हेलिकेज लोडर और हेलिकेज, दो देखो। हेलिकेज लोडर क्या करता है? ये हेलिकेज को लेकर के आता है। हेलिकेज लोडर क्या करता है? हेलिकेज को लेकर के आता है। और हेलिकेज क्या करता है? ये जैसे ये डीएनए हैं, डीएनए एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसको सेपरेट करने का काम कौन करेगा? इसको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? हेलिकेज, ठीक है। देखो, हेलिकेज लोडर कौन होता है? जो कि हेलिकेज को लेकर के आता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में जो हेलिकेज लोडर होता है वो कौन होता है? डीएनए सी। और यूकैरियोट में कौन होता है? CDT1 CDT6। इसी को हम लाइसेंसिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, इनिशिएटर प्रोटीन कौन थी वहाँ पर? डीएनए ए। और यूकैरियोट में कौन थी? ORC1 to 6। अब हेलिकेज लोडर कौन है प्रोकैरियोट में? डीएनए सी। और यूकैरियोट में CDT1 CDT6, ठीक है। हेलिकेज कौन है? डीएनए बी। किसमें? प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में कौन है? MCM227, जिसका फुल फॉर्म है मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस 227। ये यूकैरियोट में हेलिकेज का काम करता है। और MCM227 की इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है, मतलब कुछ इस तरीके से काम करती है। हेक्सामेरिक है, 6 रिंग्स होती हैं इसमें और बीच में काम करती है। बात समझे? और ATP भी यूज़ करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है जो कि पोलैरिटी के बेस पे है कि हेलिकेज की पोलैरिटी कैसी होती है। पोलैरिटी का मतलब तो थोड़ा बहुत समझते होंगे ना आप। ई कोलाई जो होता है, मतलब किसकी तरफ मूव कर रहा है, उसको पोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। जो ई कोलाई है, जो कि प्रोकैरियोट है, उसमें जो हेलिकेज की पोलैरिटी होती है वो कहाँ से होती है? देखो, डीएनए भी माइग्रेट करेगा, हमको मालूम है। कहाँ से कहाँ? डीएनए भी क्या है? अभी तो हमने पढ़ा डीएनए भी हेलिकेज है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ माइग्रेट करेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में। कहाँ पर? लैगिंग स्ट्रैंड पे। देखो थोड़ा सा इसको अच्छे समझ लो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं ना, उसमें कहाँ पे काम करता है? ये 5 to 3 डायरेक्शन में लैगिंग स्ट्रैंड पे। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में एक SV40 वायरस होता है, ठीक है ना। उसके बारे में बताया गया कि उसमें 3 to 5 डायरेक्शन में काम होता है। और किसको यूज़ करता है वो? लीडिंग स्ट्रैंड को। तो हेलिकेज प्रोकैरियोट में किसको यूज़ करता है? 5 to 3 डायरेक्शन लैगिंग स्ट्रैंड, और यूकैरियोट में 3 to 5 डायरेक्शन लीडिंग स्ट्रैंड। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोटीन बताई गई है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, किस में काम कर रही है? अभी प्रोकैरियोट में काम कर रही है। और इसका काम क्या होता है? देखो, इसका काम अभी हम आपको बताते हैं, एक सेकेंड के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करती है? देखो एक बात बताइए, जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हमने इसको सेपरेट करना है, तो इसको तुमने सेपरेट किया, मान लो ये सेपरेट हो गया। अब इसका यहाँ बताते हैं, जैसे ये डीएनए है, देखो जगह कम है मेरे पास, एक एक्स्ट्रा पेज मेरे पास है नहीं। तो ये डीएनए स्ट्रैंड जब ओपन हो जाएंगे, तो मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे ऐसे ओपन हो जाएंगे, जैसे ये ओपन हो गए,
ठीक, ये ओपन हो गए, ऐसे थोड़ा खुले थोड़ा भी पैक है। अब इनके पास एबिलिटी तो है ना, ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो क्या होगा, इनके पास कोई एक ऐसी प्रोटीन हो जाएगी जो सिंगल स्ट्रैंडेड पे जाकर के बाइंड हो जाएगी। अब ये एक दूसरे के पास नहीं आने देगी, कॉइल नहीं होने देगी दोबारा में, तो ये हो गई सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। बात समझे? आगे देखो, तो ये क्या करती है, ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग करती है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग करती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करती है किससे? विद फॉस्फेट बैकबोन। फॉस्फेट बैकबोन क्यों? क्योंकि इसको बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन करना है विद द डीएनए बेस, और डीएनए बेस कौन सा है आपको मालूम है। बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन जानते हैं आप? इसमें दो ही बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और एक होता है वॉन डर वाल्स बॉन्ड। ये बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन कहलाता है। मतलब इसमें पूछा गया, अगर पूछा जाए कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है किससे जाकर बाइंड होती है, तो पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में काम करेगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किसके थ्रू? फॉस्फेट बैकबोन के थ्रू। और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन किसके थ्रू? हाइड्रोफोबिक और वॉन डर वाल के थ्रू। कोऑपरेटिव बाइंडिंग करती है, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम वर्क इसमें नाम बदल दिया गया है, कौन करता है? रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, जिसका नाम है आरपीए। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है कि भाई जब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो वो दोबारा एक दूसरे के पास ना आ सकें, इसीलिए सिंगल स्ट्रैंड पे जाकर के जो प्रोटीन बाइंड होती है उसको हम बोल देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब आगे देखो, अब आगे हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कि हमारे पास, देखो लास्ट में मैं पूरा एक समरी आपको दे दूंगी, अभी थोड़ा सा इस पे देखते हैं। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका मेन काम क्या होता है? यही मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है और यही मेन रेप्लिकेशन करने का काम करता है। तो देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो होते हैं डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2 और डीएनए पॉल 3। ठीक है, यूकैरियोट्स में होते हैं डेल्टा होते हैं, एप्सिलॉन होते हैं, अल्फा होते हैं और बीटा होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये किस में होता है? प्रोकैरियोट में। 1, 2, 3 होते हैं प्रोकैरियोट्स में। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब एप्सिलॉन ये किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में। डीएनए पॉलीमरेज 1, इसी को हम बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सब यूनिट का बना होता है, याद रखेंगे। देखो, अब इसमें है तो सिंगल सब यूनिट, लेकिन इसके पास फ्रेगमेंट हैं दो पॉलीपेप्टाइड के फ्रेगमेंट हैं। एक जो होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। जो लार्ज वाला है इसको बोलते हैं क्लिनो फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? क्लिनो फ्रेगमेंट। सिंगल ही सब यूनिट है और इस क्लिनो फ्रेगमेंट में दो प्रोसेस होती है, मतलब दो एक्टिविटी है इसके पास। एक होता है 5 to 3 पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी और एक होती है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या समझे? क्लिनो फ्रेगमेंट के पास क्या होती है? 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है इसके पास सिर्फ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये किसी और के पास नहीं होती, सिर्फ इसके पास ही होती है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी याद रखेंगे। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ये जो होती है किसके पास होती है? क्लिनो फ्रेगमेंट के पास। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ जो तुमको दिख रहा है ना, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यही है हमारी क्या? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये आपको बता चुके हैं। अगला देखो, अब स्मॉल और लार्ज को अलग करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पे दे रखा है मैंने, सबटिलिसन प्रोटीएज होता है जो इसको अलग करेगा। और अगर ये अलग हो गया तो इसके पास से ये जो एक्टिविटी है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ये अलग हो जाएगी, क्योंकि ये किसके पास होती है? स्मॉल फ्रेगमेंट के पास होती है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का इसका काम होता है प्राइमर के रिमूवल में और निक ट्रांसलेशन आप मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमर रिमूवल मतलब अभी लास्ट में जब प्राइमर का काम हो जाएगा तो प्राइमर को रिमूव कैसे करना है, ऐसे। ठीक है, और क्या काम होता है? जो रेडियो लेवल प्रोब बनाने में जो निक ट्रांसलेशन होता है उसमें भी काम किया जाता है। ठीक है, आगे देखो अब पॉलीमरेज 3 की बात करते हैं। देखो, सेकेंड वाला जो काम करता है वो काम करता है किसमें? रिपेयरिंग में। ठीक है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड का यहाँ पर काम है, अभी सेकेंड का काम नहीं है। अब थर्ड वाला जो है बेटा, इसको हम, ये कोर एंजाइम होता है, 3 सब यूनिट का बना होता है। ठीक है, मेन जो कोर एंजाइम है इसका वो 3 सब यूनिट का बना होता है, और जो हॉलो एंजाइम है
वो टोटल कितने सब यूनिट का बना होता है, वो 9 सब यूनिट का बना होता है, ठीक है। और ये किस में पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, जो NER रिपेयर होता है उसमें काम करता है, ठीक है, याद रखना ये NER में काम करता है। प्रोसेसिव एंजाइम है, प्रोसेसिव का मतलब क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है, बहुत थोड़े ज़्यादा टाइम तक कंपैरिजन टू अदर एंजाइम, ज़्यादा टाइम तक टेम्पलेट पर टिके रह सकता है और ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है, विदाउट फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द टेम्पलेट। प्रोसेसिव का मतलब, प्रोसेसिव एंजाइम का मतलब ये होता है कि टिके रहना, वो टिका रह करके काम करता है, जल्दी टेम्पलेट से नहीं गिरता, ठीक है। अब 5' to 3' पॉलीमरेज इसके पास एक्टिविटी होती है और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो कि प्रूफ रीडिंग है। आपको अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो DNA पॉलीमरेज 1 होता है उसके पास 5' to 3' भी एक्टिविटी होती है, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट में होती है और वो किसी और के पास नहीं होती, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं हम किसकी, DNA पॉलीमरेज 2, 4 और 5 की। अब ये फर्स्ट और थर्ड की बात कर चुके हैं, 2, 4 और 5 की बात कर रहे हैं। ये जो सेकंड वाला जो एंजाइम होता है DNA पॉल सेकंड, इसको एक जीन बनाता है, नाम है उसका DIN-A, DIN-A, DIN-A जीन। ये भी सिंगल सब यूनिट का होता है, इसके पास भी 5' to 3' पॉलीमरेज और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस होती है, ये कॉमन है, ठीक है। अब हो सकता है ये पार्टिसिपेट करे किसमें, इन रेप्लिकेशन ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, किस पे काम करता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है। और ये बेस एक्सिजन रिपेयर मतलब BER पे काम करता है। जो थर्ड वाला था वो किस पे काम करता था, NER पे, ये किस पे काम करता है, BER मतलब बेस एक्सिजन रिपेयर पे। अब बात करते हैं 4 और 5 की। सेकेंड को कौन बनाता है, DIN-A जीन। 4 और 5 को कौन बनाता है, देखो ये जो 4 और 5 होते हैं, मैंने कहा कि ये एरर प्रोन होता है। एरर प्रोन का मतलब होता है गलतियां करते हैं, गलतियां करेंगे और इसीलिए क्यों, क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब 3' to 5' वाली जो एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लियस की, वो नहीं होती है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस की जो एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए गलतियाँ करते हैं, इसीलिए हम इसको एरर प्रोन बोलते हैं, ओके। अब ये Y फैमिली ऑफ DNA पॉलीमरेज होते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, Y फैमिली से। और ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस का मतलब होता है गलतियां करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस अभी हम रिपेयर में पढ़ेंगे, तब वहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है। 4th के लिए जो जीन होता है वो होता है DIN-B और 5 के लिए जो जीन होता है वो होता है UMUC और UMUD जीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अगला देखो, अगर देखो DNA पॉलीमरेज जो होता है वो NTP को DNTP से डिस्टिंग्विश कर लेता है, ठीक है। इसीलिए जो देखो हम क्या मालूम है, जो DNTP होते हैं ना वो नंबर में कम होते हैं और NTP जो होते हैं ना वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, बात समझे। DNA पॉल कैटेलिटिक पॉकेट हैज डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड विच डू नॉट अलाउ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू बाइंड। मतलब ऐसा नहीं होता कि DNTP की जगह पर NTP बाइंड हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा। आगे देखो, जो फिडेलिटी का मतलब समझते हो, फिडेलिटी का मतलब होता है कि कितने ईमानदारी के साथ वो काम कर रहा है, समझे। तो देखो अगर 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है बेस सिलेक्शन में, तो कितनी गलती होती है, मतलब नॉर्मल जब काम हो रहा है 5 to 3 पॉलीमराइजेशन में, तो हर 10⁵ बेस पेयर पे एक गलती होगी। लेकिन अगर हम लोग एक्सोन्यूक्लियट में प्रूफ रीडिंग करा दें, 3 to 5 होती है ना एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो प्रूफ रीडिंग हो रही है, तो टोटल कितनी होगी मालूम है, तो टोटल हो जाएगी, मतलब जैसे अगर तुमने केवल पॉलीमराइजेशन कराना है तो 10⁵ में एक गलती होगी, लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग कराई तो 10⁵ में एक होगी, इसलिए टोटल कितनी होगी, केवल 10⁵ में एक गलती होगी। मतलब प्रूफ रीडिंग करा के हमने 10⁵ बचा लिए। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कराने के बाद कितनी गलती हो रही है, 10⁵ में एक, लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है तो कितनी गलती हो रही है, 10⁵ में एक, समझे। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बाद 10⁵ में से एक गलती हो रही है और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से पहले 10⁵ में से एक गलती हो रही है, ओके। अब स्ट्रैंड, अगर हमने मिसमैच रिपेयर भी करा दिया, मिसमैच रिपेयर भी हम रिपेयर में पढ़ेंगे, रिपेयर एक और तरीके का रिपेयर सिस्टम होता है, तब हम 10⁵ में से भी एक बचा लेंगे। इसका मतलब टोटल कितनी गलतियाँ हो गई कि अब गलतियाँ बहुत कम, मतलब 10⁻10 में से एक गलतियाँ होगी, बात समझे। आगे देखो, प्राइमेज का काम क्या होता है भाई, प्राइमेज का काम होता है ये प्राइमर बनाता है, और क्या, प्राइमर बनाएगा, प्राइमर लगाएगा और वो काम को शुरू करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाता है प्राइमेज, मेकिंग शॉर्ट RNA प्राइमर, जो कि कितना होता है 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है
और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही काम करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट पे ही वर्क करता है, ठीक है। और आरएनए डीएनए हाइब्रिड इनिशिएट करता है। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनो, देखो जैसे ये है डीएनए, ओके। अब हमने इसको थोड़ा सा तोड़ा, तुम तोड़ते हो तो ऐसा दिखता है, ये देखो। मेरे पास सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे ये है, ये वाई शेप होता है, ज़रा थोड़ा गौर से देखोगे ना तुमको यहाँ पर ये वाई शेप दिखेगा, वाई शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। एक शेप यहाँ दिख रहा है, एक शेप यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ भी काम होता है, यहाँ भी काम होता है, ये बाई डायरेक्शनल की प्रोसेस हो गई। अब जब यहाँ पर टेम्पलेट बाइंड होना शुरू होगा, सबसे पहले टेम्पलेट बाइंड होगा, तो देखो ये आरएनए हो गया और ये डीएनए हो गया, तो ये आरएनए डीएनए स्ट्रैंड बन गया, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया, तो ये प्राइमर लग गया ना। अब प्राइमर के बाद काम कंटिन्यू होगा, बात समझे? हाँ, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज जो एक्टिविटी होगी वो होगी, कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, किसमें? प्राइमेज में। और प्राइमेज जो होता है वो प्रोकैरियोट में कौन होता है? डीएनए जी, ये बात याद रखना। अब देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेचिंग का काम करता है वो कौन करता है? पॉल अल्फा, और ये कितना करता है? 10⁻30 न्यूक्लियोटाइड करता है। अब ये इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, मतलब मैंने एक क्वेश्चन की तरह इसको बनाया है कि डीएनए पॉलीमरेज को प्रोसेसिव कौन बनाता है। अब ये प्रोसेसिव का मतलब वही हमने बताया था कि प्रोसेसिव का मतलब होता है वो टिके रह के काम कौन करवाता है, उसको कौन पकड़े रखता है। तो यहाँ पर होते हैं प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैंप और यूकैरियोट में होते हैं पीसीएनए। पीसीएनए के फुल फॉर्म प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन ए। तो ये दोनों जो होते हैं वो उसको होल्ड करके रखते हैं ताकि जो पॉलीमरेज है वो वहाँ से गिरे ना, बात समझे? अब ये क्लैंप लोडर, जैसे कि हेलिकेज को हेलिकेज लोडर लोड करता था, यहाँ पर क्लैंप को क्लैंप लोडर लोड करेंगे। तो प्रोकैरियोट में कौन होता है? देखो गामा, डेल्टा, ये सब यूनिट जो होती हैं वो पॉल थर्ड की होती हैं, और प्रोकैरियोट्स में यही यूनिट्स काम करती है क्लैंप लोडर की तरह। लेकिन यूकैरियोट में होता है रेप्लिकेशन फैक्टर RPF 1 to 5, मतलब जो रेप्लिकेशन फैक्टर होता है 1 to 5 ये होता है यूकैरियोट में। कौन? क्लैंप लोडर की तरह काम करेगा, ठीक है। याद रखेंगे हेलिकेज भी एक ATP डिपेंडेंट था और ये भी एक ATP डिपेंडेंट एक्टिविटी के साथ काम करता है। अब आगे बढ़ो। अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, अभी इसमें हॉलो एंजाइम में कितनी उसमें कितनी थी? 9 यूनिट थी, सब यूनिट, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं? पहली बात तो इसमें 4 एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। कितने? 4 एंजाइम्स, ठीक है। 3 कॉपी होती है किसकी? कोर एंजाइम की, और 1 कॉपी होती है किसकी? स्लाइडिंग क्लैंप के होल्डर की, स्लाइडिंग क्लैंप होल्डर, और 3 कॉपी होती हैं कोर एंजाइम। देखो दिख रहा होगा, ये है स्लाइडिंग क्लैंप होल्डर, और ये होती है 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी किसकी? कोर एंजाइम की, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझो, ये भी ATP डिपेंडेंट एक्टिविटी काम करता है। ये है तुम्हारा स्लाइडिंग क्लैंप का जो क्लैंप लोडर होता है वो, और ये स्लाइडिंग क्लैंप है जो एक्चुअल में उसको होल्ड करने का काम करता है। और इससे जुड़े हैं 3 कोर एंजाइम जो कि टाउ सब यूनिट से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? टाउ सब यूनिट से। आप इसको बना लीजिएगा, इन नोट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। आगे देखिए, अब जो डीएनए पॉलीमरेज की जो स्विचिंग होती है, देखो अभी हम एक काम करते हैं, आज इतना ही रखो, ठीक है। अगला जो भी हमारा अभी हमने बेसिक जो भी एंजाइम थे वो एंजाइम हमने पूरे पढ़ लिए, ठीक है। जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जो बेसिक एंजाइम्स थे वो आज हमने पूरे कर लिए। नेक्स्ट जो भी हमारा जब भी हम बनाएंगे न्यू वीडियो तो उसमें हम बाकी इसके आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी आप इतना ही डाइजेस्ट कर लीजिए पहले कि हमने कितने एंजाइम पढ़े। देखो शुरू से एक बार देख लो, सेंटर डोग्मा हमने देखा, हमने डिफरेंस देखा, फिर हमने क्या देखा? सेमी कंजर्वेशन जो प्रोसेस होती है वो किसने बताई थी? प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। सबस्ट्रेट की तरह डीएनए सिंथेसिस में कौन कौन काम करता है? DNTP और जो है NTPs मैग्नीशियम फैक्टर की तरह काम करता है। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस किसने बताई? फिर जो लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में किसने बताया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं। हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो भी एंजाइम काम करते हैं वो कॉमनली देख लिए। देखो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने देखा कि उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? इनिशिएटर प्रोटीन। प्रोकैरियोट में कौन, यूकैरियोट में कौन। फिर हमने देखा जो हेलिकेज होता है उसको लोडर कौन, हेलिकेज का लोडर कौन है और हेलिकेज क्या काम करता है ये भी देखा। हेलिकेज किस कौन से स्ट्रैंड पे काम करता है ये देखा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि यूकैरियोट में RPA की तरह काम करती है वो भी देखा, है ना। पॉलीमरेज 1 2 3 देखा, और 4 5 भी हम लोगों ने देखा। मैंने कहा 4 5 जो होते हैं एरर प्रोन होते हैं
और ये कैसे होते हैं, वाई फैमिली के मेंबर होते हैं। बात समझे। उसके बाद हमने प्राइमेज देखा। प्राइमेज क्या काम करता है, प्राइमर बनाने का काम करता है। और प्राइमर का काम क्या होता है कि वो डीएनए पॉलीमरेज को 3' OH प्रोवाइड कराता है। अगर प्राइमर नहीं होगा तो काम हमारा नहीं होगा। इसलिए आज हमने जितनी भी बची हुई जो भी चीज़ें हैं, आज हमने सारे एंजाइम्स देख लिए। और ये जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप इससे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ही बहुत अच्छे सिस्टम के साथ लेके आऊँगी। अभी मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है, दैट्स वाई मैंने आपको इस तरीके से वीडियो भेजी। सो गाइस, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।